नमस्कार साथियों, आज का प्रश्न बीएड की पुस्तक लिंग विद्यालय समाज से संबंधित है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि जेंडर एवं इससे संबंधित पार सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को परिभाषित कीजिए। प्रश्न एक बार पुनः, जेंडर एवं इससे संबंधित पार सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को परिभाषित कीजिए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। जेंडर जेंडर पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को प्रदर्शित करता है जो हमारे परिवारों, हमारे समाजों और हमारी संस्कृतियों से निर्मित होते हैं। साथियों, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लिंग विद्यालय और समाज के सेक्शन में प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 यानी जेंडर, संस्कृति और पार सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य तीनों के उत्तर को देख सकते हैं, जहां पर हमने इन तीनों प्रश्नों पर विस्तार से सरल भाषा में चर्चा की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जेंडर पर पार सांस्कृतिक दृष्टिकोण की। जेंडर शब्द की भूमिका प्रत्येक कल्चर में अलग अलग होती है, यानी कुछ ऐसी कुप्रथाएं तथा कुछ ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं हैं जो पुरुषों और महिलाओं के बीच खाई का काम करती हैं, पक्षपात को बढ़ावा देती हैं। जेंडर जो शब्द है वह कोई प्राकृतिक यानी नेचुरल शब्द नहीं है, बल्कि यह सामाजिक क्रिया का परिणाम है। इसमें पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं को, व्यवहार को तथा जिम्मेदारियों को निर्धारित किया गया है। ये जेंडर शब्द जो है खुद बताता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति में ऐसे अनेक पहलू हैं जो पुरुष और महिलाओं के पक्षपात को मजबूत करते हैं। पहला पहलू है जन्म। भारतीय समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के बीच लिंग पक्षपात को मजबूत करती है। विपरीत लिंग के खिलाफ अलग अलग डिग्री और परिवर्तनशील संदर्भों के साथ साथ लड़कों को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, अक्सर भारतीय समाज की महिलाओं में कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयनात्मक गर्भपात अपनाया जाता है। यह भारतीय महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। ये आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से चली आ रही कुप्रथाओं, रूढ़िवादी परंपराओं तथा सामाजिक क्रिया का परिणाम है। कहने का मतलब पुराने समय की ये परंपराएं लोगों के दिमाग में इतनी मजबूत तरीके से घर कर गई हैं कि आज भी लोग और समाज दोनों ही उस दृष्टिकोण से उबर नहीं पा रहे हैं या बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और आज भी ये पक्षपात और लिंग चयनात्मक दृष्टिकोण समाज में दिखाई पड़ता है और ये समाज की सबसे बेकार स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पहलू की। दूसरा पहलू है बचपन से वयस्कता और उसकी शिक्षा। शिक्षा भारतीय महिलाओं द्वारा समान रूप से प्राप्त नहीं की जाती है। फिर भी साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है। महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से पीछे है। महिलाओं की साक्षरता 65.46% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता 82.14% है। ये डाटा पुराना है, आप नए डाटा से मिलान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप इस बात से ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराने समय की कुप्रथाएं और रूढ़िवादी परंपराएं जैसे पितृसत्तात्मकता, पुत्रवरीयता, दहेज प्रथा, ये इतनी मजबूत तरीके से लोगों में व्याप्त हैं कि ये आज भी अपना काम जस का तस किए जा रही हैं और लिंग पक्षपात को बढ़ावा दे रही हैं, जिस वजह से ये पक्षपात महिलाओं के हर सामाजिक पहलू में देखने को मिलता है, जो महिलाओं को पुरुषों से पीछे खींचने का काम करती हैं। बहरहाल वर्तमान में ये स्थिति काफ़ी हद तक सुधर गई है और लगातार सुधर भी रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी संपत्ति के अधिकार की। महिलाएं भी पुरुषों की तरह संपत्ति में समान हिस्सा ले सकती हैं, उनको भी समान अधिकार प्राप्त है। इसलिए कानून के तहत महिलाओं को भी पुरुषों के समान संपत्ति में समान हिस्सा प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन व्यवहार में अगर देखा जाए तो महिलाओं को ही नुकसान होता है। इसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि 70% ग्रामीण भूमि पर पुरुषों का ही स्वामित्व है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे पहलू की, है ना। चौथा पहलू है जेंडर असमानता के अनेक कारण हैं। पहला है पितृसत्तात्मक समाज।
पितृसत्तात्मक समाज में क्या होता है, जहाँ पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा अधिकार, क्षमता और वरीयता दी जाती है और पुरुषों को ही ऊंचा माना जाता है, वो पितृसत्तात्मक समाज होता है। ठीक है, पुत्र वरीयता वही पुरानी बातें होती हैं, है ना, कि ज़्यादा वरीयता इसमें भी दी जाती है, दहेज प्रथा में भी वही चीज़ें होती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।